Hello students, here our next lecture of class 8 subject science chapter 2 microorganisms friends and foe यानी कि सूक्ष्म जीव. फ्रेंड मीन्स मित्र एंड और फो मीन्स जो अपोनेंट होता है, दुश्मन या एनिमी और अपोनेंट से बोला जाता है. ठीक है, तो यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी और दुश्मन भी. ठीक है, दोनों के बारे में हम इसमें बात करेंगे. ओके, let's start our chapter. You have seen several kind of plants and animals. आपने अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी देखे हैं और एनिमल्स को भी देखा होगा. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. देखिए, हमने प्लांट देखे हैं, एनिमल देखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत से सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली देख ही नहीं पाते हैं. ठीक है, ऐसे हम देख ही नहीं पाते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के हम उन्हें नहीं देख पाते हैं. तो इन्हें क्या कहा जाता है? मीन्स कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास होते हुए भी हम उन्हें नॉर्मली देख नहीं पाते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. उन्हें क्या कह दिया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, और माइक्रोब्स उन्हें हम कह देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. तो आपने देखा होगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है तो अगर ब्रेड या रोटी की अगर हम बात करें या ब्रेड की बात करें, अगर वो थोड़ी सी मॉइस्ट, उसमें थोड़ी सी नमी अगर आ जाती है तो अगले दिन, या आपने एक दिन रखी है, अगले दिन वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है. और जो उसका अपर सरफेस होता है ना, वो आपने देखा होगा ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस उसमें आ जाते हैं. ग्रे कलर का हल्का सा ब्लूइश कलर भी आपको नजर आएगा. तो कुछ इस तरीके के पैचेज हमें उसमें नजर आते हैं. तो ये तो एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी आपने करी भी होगी लास्ट क्लासेस में, और अभी भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं? आप एक ब्रेड लीजिए या एक कोई भी, आप एक रोटी ले लीजिए, उसको अगले दिन उसमें थोड़ा सा रोटी रखिए आप, और उसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिए, और अगले 2-3 दिन बाद उसे देखिए या अगले दिन उसे देखिए एक जगह रख के. तो आप उसमें देखेंगे 1-2 दिन बाद कि उसमें वाइटिश या ग्रेइश पैचेस उसमें आ गए हैं. ठीक है, तो आगे क्या बोला जा रहा है? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो आप उससे उस पैचेस को क्या कीजिए? ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उसे. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आप उसमें क्या देखेंगे? छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को उसमें मिलेंगे. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या हैं, या ये स्ट्रक्चर कैसे हैं, या ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो इससे पहले कि हम जाने ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं या ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2.1 के बारे में दिया गया है, और एक्टिविटी आपको 2 एक्टिविटी आपको करने के लिए कही गई है. ठीक है, तो कहा जा रहा है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट. तो आपने क्या करना है? मॉइस्ट सॉइल आपने कलेक्ट करनी है, नमी वाली जो मिट्टी होगी उसे एक बीकर में आपने कलेक्ट करना है और उसे उसमें वाटर डाल देना है. ठीक है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. और जब पानी ऊपर से डालेंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल होंगे ना, वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो क्या कीजिए? एक ड्रॉप निकालिए वाटर की उसी बीकर में से जिसमें आपने सॉइल डाली हुई है, और उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखना है. ठीक है, तो अब घर पे तो माइक्रोस्कोप है नहीं, आई अंडरस्टैंड. तो हम ये भी कब करेंगे? जब हमारा स्कूल खुल जाएगा, हम इसे लैब में करेंगे. ठीक है, व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? ठीक है, तो जब देखेंगे तब पता चलेगा. हालांकि मैं बता देती हूँ आपको, इसमें हमें दिखाई देंगे छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हमें इसमें नजर आते हैं. ठीक है, ऐसे ही 2.2 इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. अब पॉन्ड का वाटर आपने लेना है. ठीक है, ऊपर आपने सॉइल ली थी, यहाँ आप क्या लेंगे? पॉन्ड वाटर लेंगे. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. तो उसको क्या करना है? उस वाटर को आपने ग्लास स्लाइड में रख देना है और उसे फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है, या माइक्रोस्कोप में आपने देखना है. ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो डू यू फाइंड
डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको, जब आप इन दोनों को नोट कर रहे थे, जब आप ये दोनों नोट करेंगे तो पूछा जा रहा है डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तो क्या आपने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इधर उधर मूव कर रहे थे, घूम रहे थे? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो ये ऑब्जर्वेशन यानी कि इन दोनों से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, इन दोनों एक्टिविटीज से, इसका मतलब इसमें जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर उधर घूम रहे थे, ये शो करता है कि जो सॉइल है और वाटर है, इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। थॉट नॉट all of them fall into the category of microscope, though not all of them fall into the category of microscope. तो हालांकि सबके सब ये माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जितने भी छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म आपको दिखे वो सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते हैं। These माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. तो यहाँ पे क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये हम नॉर्मली बिना अनएडेड आई मीन्स हेल्पलेस भी हम कह सकते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आई से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है सबके सब क्या होते हैं, माइक्रोब्स, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और जो माइक्रोब्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखा गया है, जो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। Some of these such as fungus, इनमें से क्या होते हैं, फंगस है। ये कहाँ, अब जो मैंने आपसे ब्रेड वाला करने के लिए बोला ना, उसमें आपको फंगस नजर आएगा, जो वो ऊपर से वाइट आपको दिखेगा, ग्रेइश कलर का जो आपको दिखेगा वो फंगस होता है, ठीक है। तो सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड में वो ग्रो करता है, कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन इसके अलावा जो होंगे फंगस के अलावा हम विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के उन्हें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये उससे भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसी वजह से यही रीजन है कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। कौन सा रीजन, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं। जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। तो अब क्या ऐसा होता होगा कि अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते होंगे? यस, ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनमें से उनको 4 मेजर ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फॉर दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो आई थिंक एल्गी और फंजाई से तो आप फैमिलियर होंगे, या फंजाई, एल्गी मीन्स क्या होता है, फंजाई मीन्स क्या होता है, कवक, ठीक है। और एल्गी मीन्स शैवाल, तो आपने शैवाल देखी होगी आई थिंक, जहाँ पे पॉन्ड के किनारे या जब बारिश आती है तो ग्रीनिश कलर हो जाता है, वहाँ पे ग्रीन अलग अलग टाइप के एल्गी आपने देखे होंगे। तो सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाए गए हैं, प्लीज टर्न योर पेज। हम पिक्चर्स देखेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, देखिए ये बैक्टीरिया आप ऐसे नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप में देखने के बाद लिए गए पिक्चर्स हैं, ठीक है। यानी कि इनको माइक्रोस्कोप में देखा और उसके बाद देखा गया कि अरे ये तो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये है बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट एल्गी देखो, ये स्पाइरोगायरा है, उसे स्पाइरोगायरा कहा जाता है, और दिस वन इज क्लेमाइडोमोनास। तो एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन आता है, अमीबा एंड पैरामेशियम, ठीक है। दिस इज अमीबा एंड दिस इज पैरामेशियम, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज ब्रेड मोल्ड, ओके। ये किसके अंदर आता है, फंजाई के अंदर आता है। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, फंजाई के, ठीक है। एंड
ये दोनों ही वायरसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये है वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस हमें नजर आ रहे हैं, या जो ये वायरस है ये इसे हम वायरस कहते हैं, बैक्टीरियोफेज भी इसे कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखे, जो कि हम बाद में देखेंगे, पहले हमने इतना ही देखना था, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनकी कैटेगरी में ये नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमने जो 4 मेजर ग्रुप पढ़े वो कौन कौन से पढ़े? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया के डायग्राम आपको ये दिखाया गया, उसके बाद आपको दिखाया गया किसका? एल्गी का डायग्राम, जिसमें कि एग्जाम्पल दिए गए स्पाइरोगायरा एंड क्लैमाइडोमोनास, और प्रोटोजोआ के अमीबा एंड पैरामीशियम, फंजाई के ब्रैडमोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ठीक है। नाउ अगेन आपको आना है फर्स्ट पेज में। नाउ हियर viruses are also microscopic but are different from other microorganisms। तो viruses भी, जैसे हमने बोला ना कि हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो हमने इनको 5 कैटेगरी में क्यों नहीं डिवाइड किया? वायरस भी तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वायरस भी तो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। देखिए वायरस माइक्रोस्कोपिक जरूर होते हैं, लेकिन वो इनकी तरह नहीं होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी की तरह वो नहीं होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इनके अलग होते हैं। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक but are different from other microorganisms। okay? ये अलग होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे however reproduce only inside the cell of the host organism। होस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा ना, क्या होते हैं? किसी की, ये वायरस क्या करते हैं ना, किसी और की बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायरस है, वो किसी प्लांट में घुस गया, प्लांट की बॉडी में घुस गया और वहां जाके रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो जिस प्लांट में वो घुसेगा वो क्या हो जाएगा? होस्ट उसे हम बोलेंगे। तो वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब वो किसी सेल या किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर करेंगे, ठीक है। और वायरसेस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अगर वो बॉडी से बाहर होंगे तो नॉन लिविंग बीइंग में आते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आए, वो होस्ट बॉडी एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगे तो वो लिविंग बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कनेक्टिव लिंक वायरसेस को कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग की तरह भी शो करते हैं बिहेवियर और नॉन लिविंग की तरह भी शो करते हैं, ठीक है। तो विच में बी अ बैक्टीरियम, तो ये होस्ट क्या हो सकता है? एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, या एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इज फिगर 2.5। तो फिगर 2.5 अभी हमने देखा था। कुछ वायरसेस हमें दो अलग अलग, देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग टाइप के वायरसेस हमें दिखाए गए। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा फ्लू, जो नॉर्मल फ्लू हमें हो जाता है कभी कभी, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय वायरसेस। तो नॉर्मल सर्दी, जुकाम, फ्लू वगैरह या खांसी जो हमें हो जाती है वो नॉर्मली वायरसेस की वजह से होती है। वायरसेस, कुछ वायरसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं कम हार्मफुल। जैसे आजकल कौन सा वायरस फैला हुआ है? आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, तो कोरोना वायरस, हमने वायरस बोला ना आगे, तो ये वायरस क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, कोरोना वायरस है ना। इवन टच भी कर रहे हैं हम तो वो क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है, और कभी कभी वो डेथ भी कॉज कर दे रहा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ भी कॉज कर दे रहा है। और इसमें तो ये वायरस क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जबकि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, है ना। तो वायरसेस भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, कुछ हार्मफुल होंगे, कुछ नॉर्मल से होंगे। तो जो हमारा कफ, कोल्ड वगैरह होता है ये भी वायरस से ही होता है, ठीक है। और ये कुछ सीरियस डिजीजेस भी कॉज करते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो हो जाता, अभी तो पोलियो मुक्त हो गया है ना इंडिया, लेकिन पोलियो की बीमारी भी हो जाती है, हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते हैं इसमें, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड चिकन पॉक्स नाम का भी एक वायरल डिजीज होती थी पहले, जो कि अब खत्म हो चुकी है, आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस। तो इनके भी, इसके जो रीजन है वो कौन है? वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स का रीजन भी कौन है? वायरस है। या किसकी वजह से होते हैं? वायरसेस की वजह से, ठीक है। नाउ हियर डिजीजेस लाइक डिसेंट्री मीन्स कि जैसे वोमिटिंग है,
डायरिया वगैरह, ये सारी चीजें, डिसेंट्री या लूज मोशन वगैरह। एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोआ होता है, एक ग्रुप होता है ना। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल कौन है? अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ये सभी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है बताइए? मलेरिया, अब आप ये नहीं बोलेंगे मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। मलेरिया को ना, मलेरिया होता जरूर है मॉस्किटो, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, वो मच्छर उसको कैरी करके लेके आता है गंदी वाली जगह से, जैसे सड़े गले, बहुत दिनों से रुका हुआ पानी है या कुछ इस तरीके का है, या बहुत गंदगी वाली जगह से वहां जाता है ना, जब मच्छर वहां जाता है, मॉस्किटो जाता है, तो अपने जब वो खाना खा रहा होता है या कुछ वहां पे बैठा होता है, तो उसकी गट में ये जो प्लाज्मोडियम है वो एंटर करता है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये सीधे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आता है। जब वो सक करेगा ना, जो वो मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग की बॉडी से ब्लड सक करेगा, तो उस ब्लड सक करते टाइम पे प्लाज्मोडियम को अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, यानी कि मलेरिया का जो कैरियर है, कैरी करके लेके आता है, वो मॉस्किटो है, लेकिन मलेरिया होता किसकी वजह से है? एक प्रोटोजोआ की वजह से, और उस प्रोटोजोआ का नेम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, वेयरएज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो देखिए आ गया ना, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है? डिसेंट्री एंड मलेरिया। और बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, टीबी नाम की बीमारी होती है ना, और टाइफॉइड भी होता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। आप 6th and 7th में पढ़ के आ चुके हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये डायग्राम तो हमने देख लिए हैं, बैक्टीरिया हमने देख लिया, एल्गी भी देख लिया, प्रोटोजोआ भी देख लिया, फंजाई और वायरसेस भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, नाउ हियर कम टू द पॉइंट 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लीप। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ होंगे? ठीक है, इनका घर कहाँ है, ये कौन सी जगह हमें मिल सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही सेल उनकी बॉडी में हो सकता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हों जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा है ना, उसकी बॉडी में भी एक ही सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल है ये, इसके अलावा कोई सेल आपको इसकी बॉडी में नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ एल्गी होते हैं, इनकी बॉडी में एक ही सेल होता है। और कुछ मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर मीन्स जिनकी बॉडी में 2 और मोर देन 2 सेल्स होते हैं। मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा, सेलुलर मीन्स सेल। ऐसे यूनी मीन्स या सिंगल मीन्स 1, सेल मीन्स सेल, एक सेल वाले और बहुत ज्यादा सेल वाले। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा सेल वाले भी हो सकते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। तो बहुत सारे एल्गी और फंजाई मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी टाइप के, अब देखो अलग अलग, अब देखो इसमें क्या लिखा है ना, ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं मतलब कि वो अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप एल्गी बोल रहे हैं तो एल्गी भी बहुत टाइप के 70, 80, 90 टाइप के एल्गी होंगे। तो वो कोई हमें बहुत गर्म वाली जगह में मिलेंगे, इन्हीं एल्गी में से कुछ स्पीसीज होंगी एल्गी की जो बहुत ठंडी वाली जगह में मिलेंगे, तो अलग अलग में। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो ये सभी के सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको कोई ना कोई फॉर्म इनका हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, बर्फीली जगहों में से, या बर्फ जहाँ होती है बहुत ठंडा होता है वहां से, हॉट स्प्रिंग्स तक, बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह तक ये मिल सकते हैं। ठीक है, एंड डेजर्ट टू मार्सीलैंड, डेजर्ट में भी मिल सकते हैं, यानी कि रेगिस्तान से लेके जो दलदली जो भूमि होती है वहां तक भी ये मिल सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, इवन ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रो करते हैं, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं या फ्री होते हैं, किसी की बॉडी में नहीं जाते। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज, इतना आ गया ना समझ में, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बहुत गर्मी से लेके बहुत ठंड वाली जगह में हमें मिल सकते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 सेल वाले भी होते हैं और 2 सेल वाले भी होते हैं, बहुत सारे सेल वाले भी होते हैं। तो ये डेजर्ट में भी मिल सकते हैं, ये वाटर में भी मिलेंगे, ये मार्सी लैंड्स में भी मिल सकते हैं, हर जगह ये मिल सकते हैं, ठीक है। और नाउ 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सूक्ष्म जीव और हम, ठीक है। हमने इनके बारे में अब जानना है, हमसे कैसे रिलेट है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज ही कॉज करेंगे, ठीक है, या सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, इनमें से कुछ क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं इन मैनी वेज, वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। तो कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडी में डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं, कौन से बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करेंगे ना, पॉजिटिव वे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे लिए दोस्त की तरह है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कर्ड मीन्स दही, दही सभी खाते हैं ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में, ठीक है। चलो ब्रेड और केक मैं मान सकती हूँ आपने नहीं देखा है बनते हुए, तो क्या आपने दही बनते हुए देखा है? घर में मदर आपकी बनाती होंगी या घर में जो भी एल्डर हैं आपके देते होंगे ना आपको दही खाने के लिए। तो आज आपने पूछना है, हाँ मम्मी कैसे आपकी कर्ड बनाती हैं या कैसे दही बनाती हैं, या आपके जो एल्डर हैं, आपकी ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी आप जिससे हेल्प दे सकते हैं आप लीजिए, उनसे पूछिए कि कर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब उनसे ये भी पूछिएगा कि कर्ड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं क्या वो, ठीक है, आपने ये पूछना है। तो अब देखिए, चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि कर्ड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड नहीं किया जाता है, कर्ड में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अब आप मेथड पूछिएगा, ठीक है, आप उनसे मेथड पूछिएगा कि वो कर्ड कैसे बनाते हैं, कर्ड बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और वो कर्ड बनता कैसे है, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड और केक के बारे में, फिर आपको अगर एक के बारे में पता चलेगा ना, आपको ब्रेड और केक के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। मीन्स कि इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रिलेट है अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो देखो, कर्ड जो बनता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा ना, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगर वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में, यानी कि दही में, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नेम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया वो होता है। अगर वो नहीं होगा, अगर उसे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, मिल्क जैसे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना नॉर्मली गर्मी वाली जगह में रहता है या गर्मी के दिनों ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो इसीलिए तो गर्मी के दिनों दही जल्दी जम जाती है और जाड़ों में थोड़ा टाइम लेता है ना, इसीलिए लेता है क्योंकि ठंडियों में या ठंडी वाली जगह में वो थोड़ा सा कम एक्टिवेट होता है, तो इसलिए धूप में रखा जाता है ना। जब ठंडियाँ होती हैं तो धूप में मिल्क को रखते हैं, आपने देखा होगा, आपके घर पे रखते होंगे आपके जो एल्डर हैं, ताकि कर्ड बन जाए। ऐसे ब्रेड और केक में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ब्रेड को फुलाने का काम करते हैं, केक को फुलाने का काम करते हैं ना। Now here microorganisms have been used for the production of alcohol since ages। बहुत सालों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किस चीज में किया जा रहा है, अल्कोहल बनाने में यूज किया जा रहा है। इस प्रोसेस को आई थिंक आपके कोर्स में शायद होगा नहीं, बट इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। अभी आपके लिए फर्मेंटेशन का डिटेल जानना जरूरी नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बहुत सालों से अल्कोहल बनाने में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा है
दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। अब कैसे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं बेटा, जैसे कि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हमने वेजिटेबल, अच्छा एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, देखिए फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल फीसेस एक्सेट्रा। तो देखो होता क्या है ना, जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, जैसे कि हमने वेजिटेबल छीली, हमने सब्जियां छीली, छिकल फेंक दी है, ठीक है, और कोई एनिमल की डेथ हो गई, ऐसे पड़ा हुआ है रोड में या किसी जगह में, हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि वो है ही नहीं, ना उसमें स्मेल है, ना उस जगह पे स्मेल है, ना उसका कोई पार्ट है। तो ये सब साफ करने का काम कौन करते हैं, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, गंदगी सब जगह रहती ना, सारे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती, वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। देखिए हम कितनी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सफाई का काम करते हैं, है ना। रिमेन्स ऑफ, अच्छा ये तो हो गया, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, और उन्हें यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, वो उसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो याद कीजिए, आपने पढ़ा था बैक्टीरिया को, या बैक्टीरिया का यूज किस में भी किया जाता है, मेडिसिन बनाने में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो एग्रीकल्चर फील्ड में या खेती बाड़ी कृषि में कहाँ यूज किया जाता है इनका, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, और बाय इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा था ना आपने, एज़ोटोबैक्टर, आपने आई थिंक आपने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं इसे। तो नाउ, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा आपको तो दे रखा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आपके यहाँ तो है ही। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप लास्ट क्लास में यानी कि 7th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं कि मिल्क क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कन्वर्ट कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अच्छा देखिए पहेली यहाँ पे को आई है, पहेली क्या कह रही है, I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो ये बोल रही है कि मैं पहेली बोल रही है कि मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो क्या करती हैं, जो गर्म दूध है जिसको कि वो जमाने के लिए रख रही है, यानी कि कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रख रही हैं, उसमें थोड़ा सा पहले से बचा हुआ कर्ड भी ऐड कर रही हैं। तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों, वो सरप्राइज है वो कि ऐसा क्यों, मम्मा ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो अगर हम एक्स्ट्रा कर्ड डालेंगे ना, थोड़ा सा अगर मिल्क में अगर हम कर्ड डाल देंगे, तो जो बैक्टीरिया है उसको, जो ऑलरेडी पहले से जो कर्ड हम डाल रहे हैं उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। वो डिवाइड होगा ना, बहुत ज़्यादा अपने मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा अपना, और जब उस बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा तो वो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तो उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, LACTOBACILLUS। तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये हेल्प करता है कर्ड के फॉर्मेशन में, या ये कर्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो ये क्या करता है, अपने मल्टीप्लाई मीन्स अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ठीक है, नंबर इंक्रीज करता है मिल्क में, और उसके बाद उसे कर्ड में यानी कि दही में कन्वर्ट कर देता है। तो यही रीजन है कि पहेली की जो मदर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा कर्ड दूध में डाल देती हैं, जिससे कि उसको थोड़ा सा जो पहले जो कर्ड उन्होंने डाला है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है, वो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, वो जल्दी जल्दी अपने नंबर को इंक्रीज कर सके, ठीक है।
बैक्टीरिया आर ऑल्सो involved in the making of cheese, pickles and many other food item। तो बैक्टीरिया का यूज अचार बनाने में, पनीर बनाने में, चीज़ बनाने में, इन सभी चीज़ों को बनाने में, या इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फूड आइटम्स होते हैं जिनको बनाने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा मीन्स सूजी तो सभी ने देखी है ना। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। इनमें क्या डाला जाता है? सूजी में, इडली में और भटूरा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कर्ड को डालना। ठीक है। कैन यू गैस वाई? अब तो आप गैस कर सकते हैं क्यों, है ना। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो ये क्या करते हैं, जो बैटर हम बनाते हैं ना, जो पेस्ट हम बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में उसके हेल्प करते हैं, उसको फुलाने वगैरह में उसे हेल्प करता है। तो इसलिए क्या कर देते हैं, इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अब बैक्टीरिया तो हम ला नहीं सकते ना, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, कर्ड डाल देते हैं। ठीक है। जिससे कि जो बैटर होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत फर्मेंट हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कर्ड और ब्रेड। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2.3। ठीक है। एक्टिविटी 2.3 आपको दे रखा। अच्छा चलिए, पहले एक्टिविटी बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा ना, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट हमने पढ़ा था ना। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट दो अलग अलग हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, राइस, इडली वगैरह के। तो यही इसी यीस्ट के बारे में बताया गया है। यीस्ट बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करना मीन्स अपने नंबर को इंक्रीज करना या अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करना। तो यीस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे। जब वो रेस्पायर कर रहा होता है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं बबल्स। ठीक है। जब हम इसका यूज कर रहे होते हैं यीस्ट का, तो ये क्या करता है, इसमें बबल्स उठते हैं। और ये जो बबल्स होते हैं ना, ये जो डो मीन्स आटा, जो आटा होता है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से उसे फुला देता है। पहले नॉर्मल था, उसके बाद देखिए कितना फूल गया है ना ये, तो इसे फुलाने का ये काम करता है। ठीक है। This is the basis of use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cake। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड होते हैं, पेस्ट्रीज होते हैं, केक होते हैं, कितने फूले फूले होते हैं ना। तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है, यीस्ट का यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि वो उनके वॉल्यूम को इंक्रीज करके उन्हें फुला देता है, जो कि दिखने में भी अच्छा होता है और खाने में भी टेस्ट अच्छा होता है ना। तो नाउ कम टू एक्टिविटी 2.3। अब हम एक्टिविटी 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। टेक ½ kg फ्लोर। आपने आटा लेना है ½ kg, भले आप नॉर्मल गेहूं का आटा लो या मैदा लो, ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। इसमें कुछ थोड़ी सी चीनी मिलाइए और इसको मिक्स कर दीजिए गर्म पानी में। ठीक है। Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है और उसके बाद इसे गूंद देना है ताकि एक आटा बन जाए सॉफ्ट सा। ठीक है। मुलायम सॉफ्ट बन जाए, मुलायम सा आटा बन जाए। What do you observe after 2 hours? और इसे रख दीजिए 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, Did you find the dough rising? तो आपने क्या देखा, क्या आपको ऐसा लगा कि जो डो है वो बढ़ गया, उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया। देखिए मैदा विद यीस्ट पाउडर पहले ऐसा था, फिर हमने 2 घंटे रख दिया तो ये फूल गया। ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो ये बबल्स आते हैं जब हम मैदा को जब हम गूंद रहे होंगे, या जब हम आटे को गूंद रहे होंगे, तो उस टाइम पे बबल्स आएंगे किसके, यीस्ट के। और ये यीस्ट के बबल्स क्या कर देते हैं, उसको भर देते हैं, डो को भर देते हैं, जिस वजह से उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और वो फूला हुआ और बड़ा हुआ हमें नजर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये हो गया। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, कॉमर्शियल यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में किया जाता है एल्कोहल बनाने में। ठीक है। एल्कोहल बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। एल्कोहल, वाइन है, एसिटिक एसिड जिसे कि विनेगर भी कहते हैं। ठीक है। और इनके यूज इसमें किया जाता है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का
यीस्ट इज यूज फॉर कॉमेरिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं ना, तो या कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यीस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो अल्कोहल वाइन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, यीस्ट का यूज होता है। किस चीज के लिए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. तो इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए यीस्ट किसमें ग्रो करता है, नेचुरल शुगर में, जैसे कि ग्रेन्स है, बार्ले है, वीट है, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस है, यहाँ यीस्ट मिलता है तो इसमें इसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने में। वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस, बार्ले वगैरह इनका यूज़ किया जाता है जिससे कि ये वाइन, एसिटिक एसिड और अल्कोहल बना सके। ठीक है, नाउ आपको एक्टिविटी दी गई है 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। तो आपने 500 ml का बीकर लेना है या कोई भी कंटेनर लेना है जिसमें कि 3/4 उसका आपने पानी भर देना है। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2 से 3 चम्मच आपने क्या कर देने हैं, शुगर के डाल देने हैं, चीनी के डाल देने हैं। ठीक है, एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन मिला उसमें आपने क्या कर देना है, उसमें यीस्ट पाउडर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर। तो उसके बाद इसे 4-5 घंटे के लिए एक गर्म जगह पे रख दीजिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को सूंघिए। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको स्मेल मिली इसकी, इसमें कुछ आपने कोई स्मेल, आपको कोई खुशबू उसमें आई? तो यस, कोई ना कोई स्मेल तो आपको आई होगी। 4-5 घंटे रखने के बाद, यीस्ट में डालने के बाद अगर स्मेल नहीं आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है आपको स्मेल आएगी। तो इसमें पूछा, ये बताया गया है दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, ये स्मेल किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो यहाँ पे जो शुगर थी ना, जो हमने सॉल्यूशन में डाली थी, उस सॉल्यूशन में जो शुगर था वो शुगर किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। और किसने कन्वर्ट किया, यीस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था ना, प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, फर्मेंटेशन। तो यही प्रोसेस जिसमें शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना ही फर्मेंटेशन है। ठीक है, और लुइस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। इन्होंने बताया था फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, किसने, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया। हमारे नए चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो सूक्ष्म जीव, मित्र, हमारे मित्र और शत्रु। ठीक है, दोनों के बारे में हमने पढ़ना है। तो इसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास हैं, उसके बावजूद हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हम नॉर्मल आई से उसे नहीं देख सकते हैं। हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस की जरूरत होती है। इसी वजह से उन्हें क्या कह देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम उन्हें किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अभी हम सिर्फ अच्छे वालों की हम बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में हमने कैटेगराइज किया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। फिर हमने पढ़ा कि एक और ग्रुप होता है वायरसेस का, जो कि इनसे अलग होता है। वायरसेस से होने वाली डिजीज हमने पढ़ी, कौन कौन सी डिजीज थी, पोलियो, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। और फिर ऐसे ही हमने प्रोटोजोआ से होने वाली डिसेंट्री और मलेरिया की बात करी। हमने फिर बैक्टीरियल डिजीज बोला, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये होता है, और कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर हमने ये डायग्राम्स देखे थे, बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है, एल्गी कैसे दिखाई देता है, प्रोटोजोआ कैसे दिखाई देते हैं, फंजाई कैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, ये सब हमने देखा। हमने वायरस के बारे में देखा। फिर हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और ये बहुत गर्मी वाली जगह से लेके बहुत ठंडी जगह तक भी हमें मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये रेगिस्तान में हमें मिल सकते हैं, ये दलदली भूमि में हमें मिल सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं, लैंड में मिल सकते हैं, ये हमें इवन स्नो में मिल सकते हैं, आइस बर्फ में मिल सकते हैं, और
ये हमें बहुत गरम गरम जैसे बहुत गर्म वाली जगह में हमें मिल सकते हैं। हर एक जगह पे आप माउंटेन्स में आप देख सकते हैं, ट्रीज में देख सकते हैं, तो बहुत सारी जगह ये दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, तो हम और सूक्ष्म जीव हमारे लाइफ में, हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है। सॉइल की फर्टिलिटी को ये इवन इंक्रीज कर देते हैं। फिर हमने दही और ब्रेड बनाने को सीखा, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है। और दही में तो एक बैक्टीरिया है जो लैक्टोबेसिलस होता है, और वो लैक्टोबेसिलस प्रमोट करता है कि जल्दी से जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसे ब्रेड, केक और जो ब्रेड और जो केक है वो फूल जाते हैं, राइस, इडली वगैरह वो फूल जाते हैं, उनका वॉल्यूम ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। वो किसकी वजह से होता है? हमने पढ़ा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमने एक्टिविटी देखी जिसमें हमने देखा कि ये क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। मैदा हमने ईस्ट पाउडर के साथ मिक्स किया था और इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है हमने पढ़ा, और शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना ही फर्मेंटेशन होता है हमने पढ़ा। और लुइस पास्चर जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया 1857 में फर्मेंटेशन को। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में क्या यूज है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है और जो कार्ड मेकिंग प्रोसेस है वो आपने जाननी है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।